वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हरियाणा के लिए आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग जारी है। सब कमेटी की मीटिंग में 39 सीटों पर मंथन जारी है। 39 सीट पर मंथन जारी है। भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा फुरजेवाला इस मीटिंग में शामिल हैं। दिल्ली के हिमाचल भवन में इस वक्त कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त लाइव जुड़ गई है हमारे साथ, और भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, मीटिंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी मीटिंग पे मीटिंग करी है पर लिस्ट नहीं आ पा रही है। एक्सपेक्ट करें कि आज लिस्ट आ जाएगी? और देखिए, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट बेशक आज आ जाए, जो बाकी बची हुई सीट है, लेकिन आम आदमी पार्टी की लिस्ट अभी नहीं आ रही, ये बात तो तय है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा में जो कुछ भी उनका समझौता हो रहा है वो कल शाम के बाद क्लियर हो पाएगा। 6 तारीख से नॉमिनेशन वहां पे शुरू है। चिंता आम आदमी पार्टी की है कि ये मामला लंबा खिंच रहा है। जब से हम लोगों को ज्ञात है कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने चर्चा की और उसके बाद गठबंधन की बात हुई, ऐसा नहीं है। उससे बहुत पहले से गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों में बातचीत हो रही है। अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बाद ये बातचीत शुरू हुई थी और आम आदमी पार्टी कम से कम ये इंतजार कर रही है कि अगर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, वो आ जाते हैं, तो आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल लेंगे। जितना वक्त इसमें बीत रहा है, नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा है। नहीं, लेकिन भास्कर, ये तो तब होगा ना जब अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाते हैं। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये तो तब होगा ना जब वो बाहर आ जाएंगे। इन केस, इन एनी सर्कमस्टांस वो आज बाहर नहीं आ पाते, इसको कितना और वो डिले करेंगे? क्योंकि जितने जल्दी फैसला होगा उतना जनता के बीच में जाना आसान होगा। देखिए मीनाक्षी, कल तक का टाइमलाइन हम लोगों को दिया गया था कि कल देर शाम तक शायद इस पे कुछ इस स्थिति में कम से कम आम आदमी पार्टी पहुंच जाएगी, जो वो बोल सकती है, बता सकती है कि आखिर फैसला क्या हुआ या उनको क्या चाहिए। अभी तक देखा होगा कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया दी जा रही है या जानकारी दी जा रही है। जो भी मीटिंग भी हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी जा रही है, यहां तक कि मीडिया को विजुअल्स करवाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ कर रही है और शायद इस गठबंधन के लिए पहली शर्त ही यही थी कि मीडिया को दूर रखा जाए। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है। उनका जो संगठन बन रहा था, उनका जो काम चल रहा था, इसमें नुकसान हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कल देर शाम के बाद में आम आदमी पार्टी स्टैंड क्लियर कर लेगी। दोनों ही स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो आखिरी फैसला वही लेंगे और उसके बाद हो जाएगा। अगर बाहर नहीं भी आते हैं जेल से, उसके बावजूद भी उनसे बात करके और पार्टी फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि आखिर आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल ठीक। और मीडिया पास ना आए तो भी नुकसान हो जाता है, पास आ रही है तो भी नुकसान होता है। अपने अपने मापदंड है तय करने के। अवधेश जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन क्या बीजेपी के लिए चैलेंज होगा और सबसे बड़ा पेच इस गठबंधन को लेकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, पहले मैं जरा, सैनी जो है ये 10 साल में चौथी बार अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहले ये ध्यान रहे, पुराना आपने रख रखा था इसको। मैंने 2014 में नारायणगढ़ से वो जीते थे। उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा लड़े, 2024 में फिर करनाल से लड़े और 3 महीने बाद लाडवा से लड़े। हालांकि वो जो है ना, वो उसी क्षेत्र के हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं किया उन्होंने। विधायक का भी नहीं किया, सांसद का भी नहीं किया और करनाल से भी नहीं किया। कार्यकाल पूरा भी नहीं रहा इनका। वो भी एक सच है भाई। अगर 10 साल में 4 चुनाव लड़ा है तो अगर ऐसे भी जो तो 2.5 साल हो रहा है, तो इसलिए उनके साथ रिकॉर्ड है। आगे क्या करेंगे नहीं जानते, वो पता नहीं है। देखो, इस समय क्या है कि अभी तो हर्षवर्धन जी ने जरा बातचीत करके बताया है कि बहुत अच्छे, अब अच्छा और बुरा तो आने वाले समय में चलेगा जब कितने विद्रोह होते हैं। अभी कुछ और थोड़ा सीट बाकी है, उसके बाद बीजेपी हरियाणा के असली रूप दिखाई देगा। एक आध अभी शुरू हुआ है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप इसमें भी देखेंगे तो अगर 40 लोगों को आप मतलब पहले से लड़ने वाले को एक साथ आप कह रहे हैं कि आप लड़ने योग्य नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई रूप नहीं दिखाएंगे। वो विद्रोह न करते हुए भी किसी और को खड़ा करा के, जैसे वो पिछले 2019 के चुनाव में हुआ था कि दूसरे को खड़ा करा के मदद कर करके जिताए थे। तो ऐसी संभावना है। देखो, बड़े कारक जो है ना भारतीय जनता पार्टी में,
वो बड़े कारक है हिंदुस्तान और राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी के नाम का, एक पूरे संगठन परिवार का। ये 3-4 ऐसे पहलू होते हैं जो मनुष्य के छोटे छोटे गुस्से और इच्छाओं को दबा के काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये चारों अगर नहीं दिखेगा, केवल जीत और हार दिखेगी और सत्ता के लिए किसी को, तो उस प्रकार का चुनाव स्मूथ नहीं होगा जो जैसा होना चाहिए। अब देखो, ये जो गठबंधन है, इस समय कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव में ही उस परिणाम ने ही बताया है कि कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी से उसको 3% वोट केवल कम है। उस स्थिति में जब नरेंद्र मोदी जी का नाम था, अयोध्या का जो है शिलान्यास था, बहुत कुछ था, विधानसभा चुनाव में तो उतना बड़ा कोई नाम भी नहीं है। अब वो मुकाबला करना है जो है वहां हुड्डा जैसे आदमी से, यहां कुछ भी हो, लेकिन अभी तक हुड्डा ही वहां नीति निर्धारक हैं, उन्हीं के जिम्मे पूरी पार्टी सब कुछ कर दिया था। थोड़े बहुत राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया वो समझने के बाद, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास लौटा है तो थोड़ा हस्तक्षेप हो रहा है और इससे कांग्रेस की कठिनाइयां भी बढ़ने वाली है। ये नहीं है कि राहुल जी के हस्तक्षेप से कांग्रेस की कैसे बढ़ेगी? कठिनाई यह बढ़ेगी कि वहां भी जो सेंटर कहेगा कि यहां लड़ाओ, तो लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करा के कि भविष्य में मुख्यमंत्री बनना हो तो हमको जो है उसमें समर्थन मिले, वो कोशिश चल रही है कांग्रेस के अंदर। आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा कांग्रेस का एक भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं चाहता है कि समझौता हो। उसको मालूम है कि हमारी पीठ पर खड़े होंगे, बाद में हम ही को जो है पीठ पर लात मार के कमजोर करेंगे और हम इनको झेल नहीं पाएंगे। तो जाहिर है अगर वो आम आदमी पार्टी से समझौता होगा और दिल से मंजूर नहीं होगा तो हरियाणा में तो आया राम गया राम का एक है, कोई न कोई गया राम कहीं आया राम, सब जगह आपको ऐसे चेहरे दिखाई देंगे उस पर लड़ते हुए। इसलिए हरियाणा का चुनाव इस रूप में विद्रूपताओं के साथ थोड़ा रोचक होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती स्वयं से है। भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की चुनौती के कारण कांग्रेस वहां स्ट्रांग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं की चुनौती के कारण उसके उम्मीदवार हारे हैं। तो जब आप स्वयं में ही चुनौती है तो दूसरे तो चुनौती बड़े आपको दिख ही जाएंगे। अगर अपनी चुनौती पर आप पार पा जाते हैं तब दूसरे की चुनौती से आप सफल होंगे। और आम आदमी पार्टी और दोनों मिलती है और अरविंद केजरीवाल अगर बाहर रहते हैं तो वो जिस प्रकार से मुद्दे उठाएंगे उस मुद्दे को हरियाणा में सामना करने वाला, जब दिल्ली में इनके पास कोई नेता नहीं होता है उनका उत्तर देने वाला उनकी शैली में, तो हरियाणा में कौन होगा? केवल मोदी जी और अमित शाह अकेले जाके सब जगह नहीं कर सकते हैं। थोड़ा आना चाह रही हूँ विजय जी, ये जो कंफ्यूजन है, कांग्रेस पार्टी ने जब भी अपने रीजनल नेता पर, वहां के अपने नेता पर भरोसा जताया है तब तक उन्हें जीत मिली है। अब फिर चाहे आप रेवंत रेड्डी की बात कर लें, उन्हीं के दम पर तो वो जीत आई। अब भूपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं सब, हाँ कर्नाटक की बात कर ले। अगर इतने स्ट्रांग प्लेयर हैं, इतनी ताकत है, तो ये जो अंदर खाने की लड़ाई है और राहुल गांधी का इसमें इंटरवेंशन है, फिर इसकी जरूरत क्या है? एंटी इनकम्बेंसी भी तो आपके फेवर में जा रही है कांग्रेस पार्टी के। एंटी इनकम्बेंसी फेवर में है और मैं इस बात पर थोड़ा सहरान हूँ। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता तो फिर भी हो सकता होगा, सीट 1-2 कम ज्यादा हो जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर समझौता कैसे हो पाएगा? कांग्रेस की मुश्किल कांग्रेस में सुरजेवाला, खासतौर से शैलजा और हुड्डा। और कल मैं उधर से आ रहा था तालकटोरा रोड पे, तो निकलना ही मुश्किल हो गया मुझे। वहां पर पूरा का पूरा रोड ब्लॉक था और कम से कम समझिए 500 गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी। तालकटोरा रोड पर हुड्डा साहब का रेजिडेंस है। तो आप उससे समझ लीजिए कि उनकी ताकत कैसी है, या वो क्या ताकत दिखा रहे हैं, दिखाने की बात कर रहे हैं, हमकी भी ताकत क्या होगी क्या नहीं होगी। तो वो एक बड़े मजबूत नेता हैं। क्या राहुल गांधी जी इन दोनों के बीच में सुलह करवा पाएंगे? और जो बात कही अभी अवधेश जी ने, बीजेपी की जो चुनौती, बीजेपी के सही में बीजेपी को अपने चुनाव अपने से लड़ना है, तो कांग्रेस को भी पहली चुनौती अपने अंदर है कि क्या, क्योंकि वहां पर तो मुख्यमंत्री अब उन्होंने तय कर लिया कि वो सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी भी सीएम फेस के साथ नहीं जा रही है। तो जब सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे तो हर लीडर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाने और उनको जिताने और इसके साथ साथ दूसरे नेता के जो उम्मीदवार है उनको हराने की भी एक्सरसाइज करेगा। तो ये दोनों लड़ाई वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और हरियाणा के चुनाव को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। आम आदमी पार्टी केवल उनका सपोर्ट करके कुछ सीटों पर, जो 10-11 सीटों पर यदि अकेले लड़ेंगे तो उसका नुकसान कर सकती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, उसमें उनको मदद मिल सकती है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बड़ी चुनौतियों की, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, लीडर वहां पर कोई नहीं है, खट्टर साहब हैं। और वैसे तो यदि नायब सिंह सोनी जी का, सैनी साहब का जिक्र किया जाए तो 4-4 सीटों से लड़े, तो इसका मतलब पूरे हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेता वही हुए से। तो हर्षवर्धन जी, आपकी कोई स्पेशल टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के लिए?
नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा एकमात्र वही है। और देखिए, ये होता है, राहुल गांधी को भी तो थोड़ा ताकत मिली है ना। आप लोग ये कह रहे हैं कि वहां वो हस्तक्षेप न करें। 55 वाली 99 सीट लेकर वो आए लोकसभा में, और वो देखिए आज के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। तो अपनी ही पार्टी में वो ताकत नहीं दिखाएंगे, ये संभव नहीं है। और जब राहुल गांधी ताकतवर नहीं थे तब भी हुड्डा जी को अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में अलग अलग तरह की समस्याएं। अब इसके बीच में ये जरा समझना जरूरी है कि जब हम ये सारी बातें कह रहे हैं तो जाट के बाद सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दलितों की, वहां मायावती जी भी हैं, चौटाला के साथ चली गई, वहां चंद्रशेखर जी भी वहां चले गए। अब भले ये लोग कुछ बहुत न ले आए, लेकिन मान लीजिए कि इन लोगों ने उस क्षेत्र के, उसी जाति के प्रभावी लोगों को, कुछ एक दो लोगों को टिकट दे दिया, तो पता चला कि ऐसे कुछ 10 सीटें अगर हो गई और उनका समीकरण बदल गया तो 90 की तो विधानसभा है, अपने आप सारा समीकरण बदल जाएगा। क्योंकि छोटी विधानसभा है, क्षेत्र बड़े विचित्र हैं, जिस तरह से अलग अलग, मतलब हरियाणा 3 अलग अलग हिस्सों में व्यवहार करता है, उसके व्यवहार करने का तरीका एकदम अलग है। तो ये वजह भी एक है जिसकी वजह से शायद किसी एक पार्टी को बहुत आसानी नहीं होगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जो टिकट बदले हैं ये भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी भर नहीं है। किसी को भी लोकतंत्र में अगर एक जगह पे टिकट बदले जाते हैं तो अगर वो बहुत कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं तो अच्छा चयन होता है। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि चेंज इज ऑलवेज गुड, वो फ्रेज जो अंग्रेजी का है, तो वो सच भी है। क्योंकि हर जो, मैं बार बार कहता हूं कि एवरी प्रोडक्ट कम्स विद अ शेल्फ लाइफ, तो किसी का भी हो। अब नेता कांग्रेस बट डिपेंडिंग अपॉन ना सर कि चेंज फॉर बेटर और चेंज फॉर डेंजर, नहीं वो तो तय होगा। आप चेंज, वो जो अवधेशी कह रहे थे कि अभी देखना होगा, आप चेंज का साहस नहीं करेंगे। और देखिए, जो विधायक है उसका टिकट कट गया तो वो तो विरोध प्रदर्शन करेगा ही करेगा, लेकिन कैडर कर रहा है क्या? मतलब वो विधायक नहीं, वहां का जो मंडल अध्यक्ष है, वहां जो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष है, वो विरोध कर रहा है। अगर वो विरोध कर रहा है तो भाजपा के लिए गंभीर है, अगर विधायक विरोध कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आज तक निकला नहीं। कुल मिलाकर हरियाणा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। चुनावों में यूपी में नुकसान इसी तरह का उठाना पड़ा ना भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, वहां नहीं बदल पाई थी टिकट, मैं तो वही कह रहा हूं। तो वो एक है। और एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं कि आपने जो कहा, ओबीसी जो वहां पर वोट है वो जाट से ज्यादा है। जाट जो है करीब 25% है और ओबीसी जो आबादी है वो 30% की बात की। मैं कह रहा हूँ ओबीसी को अगर वंश कहेंगे तो ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए नायब सिंह सैनी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हरियाणा की जिस तरीके की हमने चर्चा की, आप ये समझ ही गए होंगे कि इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है। ठीक इसी तरीके की दिलचस्पी आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां भी की और फारूक अब्दुल्ला की जमकर तारीफ की। लेकिन फिलहाल जो चर्चा में सबसे ज्यादा है वो फारूक अब्दुल्ला का चुनावी वादा है। अब्दुल्ला ने 370 और 35A को दोबारा लागू कराना, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना और पाकिस्तान से बातचीत तक करने को अपने चुनावी वादे में शामिल किया है। इस पर हमने लंबी चर्चा की है इसी शो में। ऐसे विवादित वादों वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी का चुनाव लड़ना भी चर्चा का विषय है। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। वोटिंग 3 फेज में होगी। ये सारी जानकारियां हैं आपके पास। 18, 25 और 1 अक्टूबर को ये मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। पहले आप सुनिए कैसे तारीफों के पुलिंदे तैयार किए गए। जी, अक्टूबर हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है
आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। एकदम खुले मंच से वही बात राहुल गांधी दोहरा रहे हैं जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादे में कह चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे क्योंकि आपसे आपका अधिकार छीना गया है। हर्षवर्धन जी, कौन सा अधिकार छीन लिया गया है? कौन सा डिरेल हो गया है जम्मू कश्मीर जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि अधिकार छीन लिया गया है वो वाले पे बाद में बात करनी चाहिए। आप शब्दों के चयन पर बात करें और देश को ये सुनना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रियासत को आपने यूटी बना दिया, वो राज्य नहीं, राज्य नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं राजा का राज था, हमने यहाँ के लोगों को शासन दे दिया। अब फिर से बाहर वाले आ गए हैं। मनोज सिन्हा बाहर के हैं क्या? किसी दूसरे देश की नागरिकता है मनोज सिन्हा की? इटली की है? कहाँ की? इटली की नागरिकता है क्या मनोज सिन्हा की? मनोज सिन्हा तो भारत के ही नागरिक हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है जरा उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके सारे अधिकार छीने उसके बाद आता है। पहले वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ है ये कौन कर रहा है, आपको मैं बता रहा हूं। ये जो आके कर जा रहे हैं, ये किसी दूसरे देश के लिए कोई बात कर रहे हैं क्या? और यही राहुल गांधी थे जब 370 समाप्त हुआ था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, तो यही राहुल गांधी अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर वहां कूद पड़े थे। जिस जम्मू कश्मीर में खून का एक कतरा नहीं गिरा, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। इतना शानदार काम तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब जब सब जगह तिरंगा लग गया, अब जब इंडियंस गो बैक के नारे नहीं लगते, अब जब इंडियंस की तुलना जानवरों के साथ नहीं की जाती, अब जब जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को भारतीय मानने लगे, भारत का हिस्सा मानने लगे, तो राहुल गांधी फिर से कह रहे हैं कि तुम अलग हो। और अब जरा आप फारूक अब्दुल्ला की बात को फिर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को ये बात समझ में आनी चाहिए। आप हिंदुस्तानियों को समझ में आनी चाहिए, मतलब ये किसी और देश के हैं, ये पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, मंगोलिया के हैं, अफगानिस्तान के हैं, कहां के हैं? मुझे लगता है ये पूरा चुनाव बहुत हार्ड लाइन पर ले जाने की कोशिश राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। इस परिवार ने मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना। इस परिवार ने अपनी संपदा बनाई, दुनिया भर में इनकी संपत्तियां रही, ये सारे शानो शौकत ऐशो आराम करते रहे। यहां दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार उनको कश्मीर से लेकर लंदन तक के सारी जितनी तरह की सुविधाएं होती थी उसको दिलाते रहे। और जब अब ये खत्म हो गया तो ये वाला वर्ग परेशान है और अब ये कश्मीर के मुसलमानों को तय करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है, लेकिन विशेष करके कश्मीर के मुसलमानों को तय करना है कि आपके आखिरी गांव तक मोबाइल नेटवर्क से लेकर बिजली कब पहुंची। क्या ये राजा जिसको कह रहे हैं एलजी, उसके शासनकाल में पहुंची या पहले के शासनकाल में पहुंची थी? और मुझे लगता है ये अच्छा भी होगा कि एक बार चुनाव जब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम लोकसभा चुनाव की तरह का काम नहीं किया, प्रत्याशी खड़े किए हैं। लाल चौक से जैसे डीडीसी मेंबर हैं इंजीनियर एजाज अहमद, बढ़िया चयन है, ऐसे लोगों का चयन किया है। तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे चुनाव है, हार्ड लाइन वाला चुनाव है। और राम माधव के शब्दों में कहें, आतंकवाद को घाटी में पुनर्स्थापित करने की कोशिश राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर